आज की इस वीडियो में हम oogenesis के बारे में पढ़ेंगे और oogenesis को पढ़ने से पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस नहीं है। ये अपने आप में एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ये कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी इंटरलिंक्ड है। इसीलिए इसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको उन टॉपिक्स को भी पढ़ना होगा और जब आप उन टॉपिक्स को भी पढ़ लेंगे तब इसकी आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकेंगे। हालांकि इस वीडियो में हम oogenesis को ही डिस्कस करेंगे, हम मेंस्ट्रुअल साइकिल और फर्टिलाइजेशन को फर्दर वीडियोज़ में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले पार्ट में हम ये जानेंगे कि oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस के बीच में क्या फ़र्क है। फिर दूसरा पार्ट होगा जिसमें हम oogenesis का एक ओवरव्यू लेंगे। इस पार्ट में हम बेसिकली एक मियोसिस को ही एक्सक्लूसिवली पढ़ेंगे, इसमें हम फॉलिकुलर चेंजेस को नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद अगला पार्ट हम स्पेशली फॉलिकल्स पे ही डेडिकेट करेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस तरह स्पर्म की एंट्री और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन इंटरलिंक्ड है। और इसके बाद हमारा आखिरी पार्ट होगा, वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ ओवम के ऊपर। तो शुरू करते हैं हम अपने सबसे पहले पार्ट से, जो कि होने वाला है oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में क्या डिफरेंस होते हैं। तो oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 बेसिक डिफरेंस होते हैं। सबसे पहला कि स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिन करता है प्यूबर्टी पर एंड करता है वो ऑलमोस्ट 75 ईयर्स के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट वो थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यू रहता है। लेकिन हाँ, इसी के अलावा जो oogenesis होता है वो अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। वो बिगिन हो जाता है प्यूबर्टी पे, सॉरी, oogenesis बिगिन प्यूबर्टी पे नहीं होता, बिगिन बिफोर बर्थ इन फीटल लाइफ। लेकिन ये 45 से 50 ईयर के आसपास एंड हो जाता है। इसके बाद अगला डिफरेंस ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में साइटोप्लाज्म इक्वल डिवाइड होता है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि 1 मेल जर्म सेल से हमें 4 मेल गैमीट मिलते हैं। बट oogenesis में साइटोप्लाज्म अनइक्वल डिवाइड होता है, जिसकी वजह से एक फीमेल जर्म सेल से हमें सिर्फ एक फीमेल गैमीट मिलता है। इसके बाद थर्ड और सबसे स्ट्राइकिंग डिफरेंस है कि स्पर्मेटोजेनेसिस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, यानी स्पर्म फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस और दूसरे इवेंट सब्सिक्वेंटली एक दूसरे के बाद होते रहते हैं। पर oogenesis में हमें बहुत सारे फ्रीक्वेंट लॉन्ग पॉज दिखते हैं, जैसे कि oogenesis बिगिन तो हो जाता है बर्थ के टाइम, पर ये कुछ टाइम के लिए स्टॉप होता है, फिर ये एक्टिव होता है प्यूबर्टी के टाइम, जहाँ पे ये अपना आपको थोड़ा प्रोग्रेस करता है, फिर ये अपने आप को स्टॉप कर देता है और फिर ये फाइनली जाके तब कंप्लीट होता है जब स्पर्म ऑलमोस्ट एंटर करने वाला होता है। इसी के साथ हम अपना दूसरा पार्ट शुरू करते हैं, जो कि होने वाला है ओवरव्यू ऑफ मियोसिस इन oogenesis। तो मियोसिस की शुरुआत फीमेल बॉडी में बर्थ से पहले ही हो जाती है, जब वो अपनी फीटल स्टेज में होती है। फीटल स्टेज के दौरान बॉडी में कुछ सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जो डिप्लॉयड होते हैं और उन्हें oogonia कहा जाता है। इन oogonia की खासियत होती है कि ये अपना नंबर माइटोसिस के साथ मेंटेन करती रहती है। लेकिन अगर इनमें से कोई oogonia अपने आप को मियोसिस के लिए तैयार करने लग जाती है तो उस oogonia को हम अब oogonia ना कह के
प्राइमरी oocyte कहते हैं। तो उस ओगोनिया को हम ओगोनिया ना कह के प्राइमरी oocyte कहते हैं, जो कि अब भी डिप्लॉयड ही होती है। और प्राइमरी oocyte लेकिन अपना मियोसिस कंप्लीट नहीं कर पाती और ये अपने आप को प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट कर देती है, यानी ये डिप्लोटीन स्टेज से आगे बढ़ ही नहीं पाती। और ये इसी तरीके से बेबी की बर्थ हो जाती है, वो ग्रो करती है और वो फाइनली प्यूबर्टी पे जब पहुंचती है तब इसमें कुछ एक्टिविटी होती है और एट प्यूबर्टी ये अपना मियोसिस 1 कंप्लीट कर लेती है। आप यानी सोच सकते हैं कि एक इवेंट जो स्टार्ट हुआ था बर्थ से पहले, वो अब फाइनली आकर प्यूबर्टी पे ख़त्म हो रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गैप है और ये गैप खाली ह्यूमन फीमेल में नहीं होता, ऐसा वर्टिब्रेट के कई oocytes में देखा गया है अक्रॉस कई ग्रुप। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, जब प्राइमरी oocyte पहला मियोसिस 1 कंप्लीट कर लेती है तो इसे कहा जाता है सेकेंडरी oocyte। और इसके साथ एक बड़ी दिलचस्प चीज़ होती है कि सेकेंडरी oocyte में प्राइमरी oocyte का मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म आ जाता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि मियोसिस 1 में साइटोप्लाज्म को इक्वली डिवाइड होना चाहिए था, यानी 2 सेल प्रोड्यूस होने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं होता। इसके अलावा एक काफ़ी रिड्यूस्ड सा सेल नहीं कहते हम उसे, एक बॉडी कहा जाता है होता है जिसमें बहुत ही कम साइटोप्लाज्म और बचा हुआ जेनेटिक मटीरियल होता है, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी या प्राइमरी पोलर बॉडी। प्राइमरी पोलर बॉडी के बारे में हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। कई टेक्स्ट बुक कहती हैं कि ये बाद में जाके अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेती हैं, पर ये बॉडी में कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करती, यानी फर्टिलाइजेशन में और फीमेल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इसका कोई खास रोल नहीं है। तो हम अपना डिस्कशन प्राइमरी oocyte से शुरू करते हैं। प्राइमरी oocyte भी अब ग्रो करता है और अपने आप को मियोसिस 2 के लिए प्रिपेयर करना शुरू करता है, लेकिन ये मियोसिस 2 कर ही नहीं पाता क्योंकि ये मियोसिस 2 की मेटाफेज स्टेज में अरेस्ट हो जाता है, यानी कि ये अपने आप का मियोसिस अब भी कंप्लीट नहीं कर पाता। और इसी दौरान जब वो अरेस्ट हो जाता है मियोसिस 2 की मेटाफेज में, तब बॉडी में ओव्यूलेशन होता है। और जब ये ओव्यूलेशन हो जाता है तो यही जो सेकेंडरी oocyte है, इसे हम सेकेंडरी oocyte ना कह के ओवम कहने लगते हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि ओव्यूलेशन के बाद जो सेकेंडरी oocyte निकलता है उसे हम ओवम कहते हैं। अब ओव्यूलेशन के बाद भी इसमें मियोसिस अभी भी नहीं कंप्लीट होता। मियोसिस तब कंप्लीट होता है जब स्पर्म एंटर करता है ओवम में। स्पर्म ओवम की मेम्ब्रेन्स में कुछ बायोकेमिकल चेंजेस करता है, जिसकी वजह से फाइनली हमारे पास एक हैप्लॉइड सेल आता है जिसे हम oocyte कहते हैं। oocyte एक हैप्लॉइड सेल होता है और इसी के साथ हमें अगेन अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न दिखता है और एक और बॉडी दिखती है जिसे हम सेकेंडरी पोलर बॉडी कहते हैं। पर मज़ेदार बात यह है कि oocyte अपने आप में एक बहुत लॉन्ग सर्वाइविंग स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि जब स्पर्म एंटर हो गया होता है तो ऑलमोस्ट oocyte के फॉर्मेशन होते ही एक जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि oocyte का एग्जिस्टेंस बहुत देर के लिए नहीं होता। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें जानने वाली हैं। सबसे पहले कि oogonia डिप्लॉयड होते हैं और इनमें जेनेटिक कंटेंट 2C होता है, पर क्योंकि प्राइमरी oocyte प्रोफेज 1 में ही अटक जाते हैं, इनमें जेनेटिक कंटेंट 4C रहता है। ये इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप मियोसिस की नॉलेज रखते हैं तो आप इसे समझ पाएंगे। और जो सेकेंडरी oocyte है, क्योंकि वो मियोसिस 1 का तो प्रोडक्ट है, लेकिन उसने मियोसिस 2 नहीं किया है, इसलिए उसमें अभी 2C अमाउंट का ही DNA कंटेंट रहता है। और ओव्यूलेशन के बाद जो ओवम होता है वो भी क्योंकि सेकेंडरी oocyte है तो उसमें भी 2C क्रोमोसोम रहता है। oocyte ही वो स्ट्रक्चर है जिसमें हैप्लॉइड मतलब हाफ क्रोमोसोम होते हैं और पेरेंट सेल यानी oogonia के बराबर से आधा जेनेटिक मटीरियल होता है। अब इसमें हम आगे बढ़ें उससे पहले एक और बात नोट कर लेते हैं हम। सबसे पहली जो हम नोट करेंगे वो ये होता है कि ओवम oocyte नहीं है, यानी कि ओवम कम्प्लीटली हैप्लॉइड नहीं है ह्यूमन फीमेल के केस में। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ओवम है क्या? ओवम है सेकेंडरी oocyte, यानी कि वो oocyte जो मियोसिस 1 का प्रोडक्ट है। और ये हाफ क्रोमोसोम तो रखता है पर इसमें DNA कंटेंट अभी पेरेंट के बराबर है और उसी में और oocyte में जो DNA कंटेंट था वो हाफ हो चुका है। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बात है कि oocyte को हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं जो कि होता है हैप्लॉइड ओवम। जी, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। जब कोई आपसे ओवम बोले तो इसका मतलब होता है वो सेकेंडरी oocyte को रेफर कर रहे हैं, पर अगर वो हैप्लॉइड ओवम कहें तो वो oocyte हो जाता है। तो इस दौरान oogonia से oocyte बन रहा होता है। उस टाइम कुछ और भी चेंजेस होते हैं इसके सराउंडिंग में जो अलग अलग स्ट्रक्चर को राइज देते हैं, जिन्हें हम फॉलिकल्स कहते हैं। तो अब हम फॉलिकल्स के बारे में पढ़ेंगे।
तो फॉलिकल होते क्या हैं? बेसिकली फॉलिकल उन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है जो एक ओवम या इमेच्योर ओवम के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। फॉलिकल्स बेसिकली सबसे बेसिक स्टेज में जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल्स। और जो इनकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसमें प्राइमरी oocyte को कुछ स्पेसिफिक सेल कवर करने लगते हैं जिन्हें हम ग्रैनुलोसा सेल कहते हैं। मज़ेदार बात यह है कि प्राइमरी oocyte अभी भी डिप्लॉयड है और ग्रैनुलोसा सेल जो होते हैं वो डिप्लॉयड सेल्स ही होते हैं, और ये एक बॉडी के सोमैटिक सेल्स हैं, गैमेटिक सेल्स नहीं हैं। और इसके बाद प्राइमरी फॉलिकल्स में जो ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं वो फ्यू नंबर्स में होते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लेयर में नहीं पाए जाते। और मैं अगर आपको कुछ दिखाऊं कि एक प्राइमरी फॉलिकल कैसा दिखता होगा तो अराउंड ऐसा होगा कि ये हमारे पास प्राइमरी oocyte है और इसके अराउंड ये 2n कुछ सेल एसोसिएट हो गए हैं। तो ये ग्रैनुलोसा सेल्स हैं और ये जो हैं ये ग्रैनुलोसा सेल्स हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास प्राइमरी oocyte है और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि प्राइमरी oocyte अपने आप को प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट कर लेता है, तो ये यही टाइम है जब वो एक प्राइमरी फॉलिकल की तरह बॉडी में एग्जिस्ट कर रहा होता है। लेकिन प्राइमरी फॉलिकल जो है वो हमेशा ऐसा नहीं रहता, लेकिन जब प्यूबर्टी का टाइम आता है तो प्राइमरी फॉलिकल अपने आप को सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल को डिफाइन किया जाता है एक प्राइमरी oocyte से, लेकिन इसमें जो प्राइमरी oocyte को सराउंडिंग ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं वो अब फ्यू नंबर्स में नहीं रहते, वो एक बहुत ही एक्सटेंसिव नंबर में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और एक लेयर का फॉर्म करते हैं, और उस लेयर को हम नाम देते हैं थीका। तो अगर मैं आपको एक सेकेंडरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो कुछ इस तरह का होगा। जिसमें ये जो लेयर बन रही है सेल्स की ये थीका कहलाती है। लेकिन हाँ, ये जो सेल्स हैं ये अब भी ग्रैनुलोसा सेल्स ही हैं। ये लेयर थीका है पर जो उस लेयर को सेल्स बना रहे हैं वो अभी भी ग्रैनुलोसा सेल्स ही हैं। और दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि जो थीका होती है ये सिंगल लेयर्ड ही होती है, ये डबल लेयर नहीं होती, अभी बाद में जाके डबल लेयर बनती है। और इसमें आपको एक और बात क्या ध्यान रखनी थी, प्राइमरी फॉलिकल जो होता है वो बर्थ पे बन जाता है और जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये प्यूबर्टी पे, सॉरी नॉट एट बर्थ, ये बिफोर बर्थ यानी फीटल लाइफ में। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि जो सेकेंडरी फॉलिकल में है इसमें जो प्राइमरी oocyte है वो तो ऐसा ही रहता है, पर जो थीका है वो अपने आप को डिवाइड कर लेती है कुछ लेयर्स में जिन्हें हम थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना कहते हैं। और उसके अलावा एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी इस फॉलिकल में आ जाती है, और जब ऐसा होता है तो उसे हम एक टर्शरी फॉलिकल कहते हैं। तो एक टर्शरी फॉलिकल तीन चीज़ों से कंसिस्ट होता है, जिसमें होता है प्राइमरी oocyte जो अब भी डिप्लॉयड ही है, प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड ही होता है, हमने पढ़ा है। जब वो हैप्लॉयड होता है मतलब क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस कर लेता है तो सेकेंडरी oocyte बन जाता है। उसके अलावा जो होता है थीका डबल लेयर हो जाती है, आउटर थीका और इनर थीका। और उसके अलावा एक एंट्रम यानी कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी। इसका भी फॉर्मेशन होता है। तो अगर मैं एक टर्शरी फॉलिकल बनाऊं तो कुछ ऐसा दिखता है। सबसे अंदर में हमारा होता है अपना प्राइमरी oocyte, उसके बाद इसके बाहर कुछ ग्रैनुलोसा सेल्स लूजली अरेंज होते हैं। अब भी इसके अंदर मतलब ग्रैनुलोसा सेल्स अरेंज होते हैं अच्छे खासे। और जो थीका है वो अपने आप को एक डबल लेयर में ऑर्गेनाइज कर लेती है। तो ये एक इंटरनल थीका हो गई और ये एक एक्सटर्नल थीका हो गई। और उसके अलावा यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर अब भी ग्रैनुलोसा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप एक कैविटी देख सकते हैं। ये कैविटी फ्लूइड फिल्ड होती है और इस कैविटी को ही हम एंट्रम कहते हैं। तो अब इसे लेबल कर लेते हैं। ये है हमारे पास थीका एक्सटर्ना यानी कि एक्सटर्नल थीका। ये होती है थीका इंटरना यानी कि इंटरनल थीका। और ये अब भी ग्रैनुलोसा सेल्स ही हैं,
देखिए ग्रैनुलोसा सेल्स ही थीका एक्सटर्ना और इंटरना को बना रहे हैं, लेकिन जब वो अपने आप को एक लेयर में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वो थीका कहला रहे हैं, और वो जब ऐसे ही लूजली अरेंज है तो हम उन्हें कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दे रहे हैं, हम उन्हें ग्रैनुलोसा सेल्स ही रेफर कर रहे हैं। लेकिन जो टर्शियरी फॉलिकल का एक करेक्टर है वो है एंट्रम, या ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है एंट्रम, और इसी तरीके से हमारा बनता है टर्शियरी फॉलिकल। ना टर्शियरी फॉलिकल के बनने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, ये टर्शियरी फॉलिकल का ही स्टेज है जब प्राइमरी oocyte कंप्लीट कर लेता है मियोसिस को, मियोसिस 2 को, सॉरी प्राइमरी oocyte कर लेता है मियोसिस 1 को और अपने आप को बना लेता है एक सेकेंडरी oocyte में। यानी कि प्राइमरी oocyte विद इन टर्शियरी फॉलिकल कंप्लीट्स मियोसिस 1। ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। इससे मैं अगर समराइज़ कर दूं तो ये फिर ज़्यादा अच्छा होगा कि एट दिस स्टेज प्राइमरी oocyte विद इन टर्शियरी फॉलिकल, देखिए फॉलिकल टर्शियरी है लेकिन उसमें oocyte जो प्राइमरी था और वो अपने आप का मियोसिस कंप्लीट कर लेता है, मियोसिस 1 कंप्लीट कर लेता है टू फॉर्म सेकेंडरी oocyte। तो इसके बाद हम एक बात कह सकते हैं क्या कि टर्शियरी फॉलिकल से पहले जितने भी फॉलिकल बन रहे थे उसमें डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte था, और जो टर्शियरी फॉलिकल के बाद जितने भी फॉलिकल या स्ट्रक्चर बनने वाले हैं चाहे हम उन्हें कोई भी नाम दें उनमें सेकेंडरी oocyte होगा जब तक उसमें मियोसिस 2 नहीं हो जाता। तो ये बात एक नोटिस करके रखिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और एक मज़ेदार बात होने वाली है कि ये टर्शियरी फॉलिकल भी सीधा साधा नहीं बैठेगा, ये अपने आप में कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस कर लेगा और कहलाएगा ग्राफियन फॉलिकल, या सॉरी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक है, इसे शायद कुछ लोग जिराफियन फॉलिकल कहते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि जो जिराफियन फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल होता है इसमें अब प्राइमरी oocyte नहीं रहता, इसमें होता है सेकेंडरी oocyte। लेकिन क्योंकि सेकेंडरी oocyte भी अभी ये पूरी तरीके से मियोसिस नहीं किया है तो क्रोमोसोम नंबर भले ही हाफ है लेकिन इसमें डीएनए कंटेंट अब भी पेरेंट सेल जितना ही है। और उसके बाद स्ट्रक्चर में तो ऐसा ही रहता है कि इसमें डबल लेयर थीका होगी, तो एंट्रम भी होगी, लेकिन इसकी एक मज़ेदार बात यह है कि इस दौरान जो ओवम होता है वो अपने बाहर एक लेयर सेक्रेट कर देता है जिसे हम कहते हैं जोना पेलूसिडा। तो आपको एक पैटर्न दिखा कि प्राइमरी फॉलिकल का जो करेक्टर था वो था कि उसमें थीका सिंगल थी, प्राइमरी फॉलिकल का जो करेक्टर था वो ये था कि उसमें थीका थी ही नहीं, ग्रैनुलोसा सेल बहुत कम थे। सेकेंडरी फॉलिकल का करेक्टर था कि उसमें थीका थी और एक लेयर बन गई थी। टर्शियरी फॉलिकल में एक था थीका ने अपने आप को डबल लेयर में कर लिया था और उसके अलावा एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ गई थी। और जब ग्राफियन फॉलिकल बनता है तो उसके दो करेक्टर हैं, उसमें सेकेंडरी oocyte है और उसके अलावा उसने एक एक्स्ट्रा लेयर सेक्रेट कर दी है सेकेंडरी oocyte ने अपने चारों तरफ, जिसे जोना पेलूसिडा कहते हैं। और इसे ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जोना पेलूसिडा कुछ इस तरीके की होती है, मतलब हमारा जो ग्राफियन फॉलिकल है वो कुछ इस तरीके का होता है। सबसे अंदर हमारे पास होता है ओवम, जो अभी तक, अब देखिए मैं इसे ओवम कह रहा हूँ क्योंकि अब एक सेकेंडरी oocyte है, अब ये एक सेकेंडरी oocyte है इसीलिए अब ये ओवम है। पहले मैंने ओवम टर्म यूज़ नहीं किया है लेकिन अब मैं ओवम टर्म यूज़ कर सकता हूँ। और इसके बाहर एक लेयर होगी, ये जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ये लेयर क्या है, जोना पेलूसिडा। और उसके बाद ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा कि बाहर ये कुछ ग्रैनुलोसा सेल्स होंगे सराउंड करते हुए, ठीक है, ऐसे ही ग्रैनुलोसा सेल होंगे, बाहर 2 लेयर थीका होगी, कुछ इस तरीके की थीका होगी 2 लेयर। ये 2 लेयर थीका होगी अब भी। और यहाँ पे यही जो हमारे ग्रैनुलोसा सेल्स हैं वो एसोसिएटेड होंगे और यहाँ पे जो फ्लूइड कैविटी एंट्रम होगी वो काफ़ी लार्ज हो गई होगी। और इसी तरह हमारा बन जाता है जिराफियन फॉलिकल। ये हमारे पास थीका है, ये मैंने दोनों लेयर्स को एक साथ रिप्रेजेंट कर दिया है। ये एंट्रम है, ये ऊपर वाली जैसी लेबलिंग है, और इसमें खासियत ये है कि ये जो आपको रेड लेबलिंग दिख रही है ये जोना पेलूसिडा है। और जो ये जो सेल है ये अब सेकेंडरी oocyte है, प्राइमरी oocyte नहीं। और ऊपर जो था ये सब प्राइमरी oocyte ही थे।
इसके बाद मज़ेदार बात क्या होती है कि जिराफियन फॉलिकल्स जो होता है, इसके बाद फर्दर फॉलिकल फॉर्मेशन नहीं होता। जिराफियन फॉलिकल का ही टाइम होता है जब ये इतना ज़्यादा बड़ा होने लगता है कि जिराफियन फॉलिकल अपने आप को रप्चर कर लेता है। यहाँ पे एक ब्लीडिंग होती है इस एंट्रम में, जिराफियन फॉलिकल रप्चर करता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा सेकेंडरी oocyte है और उसके साथ जो ज़ोना पेलुसिडा है और उसके साथ जो कुछ ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं, वो लीव कर जाते हैं ओवरी को। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। और ये जो स्ट्रक्चर बचता है इसे ही हम ओवम कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है क्या? ये है ओवम। तो अब आप ये समझ चुके हैं कि ओवम असल में क्या है। ओवम के बारे में ये बातें याद रखनी है कि ओवम होता कैसे है। वैसे ओवम का स्ट्रक्चर हम बाद में डिस्कस करने वाले थे, लेकिन अभी आपने क्योंकि जिराफियन फॉलिकल समझा है तो आप ओवम का स्ट्रक्चर यहाँ पे बेटर समझ सकते हैं। तो हम इसे अभी डिस्कस कर लेते हैं ओवम स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था 3rd। तो हम 4th टॉपिक ओवम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो हमने अभी ऊपर देखा कि यहाँ पर ये थीका थी हमारी, ये वाला रीजन थीका का था, और इधर अंदर सेकेंडरी oocyte था, ये ज़ोना पेलुसिडा थी, और ये ग्रैनुलोसा सेल्स थे। होता क्या है कि थीका मेम्ब्रेन ऐसे कुछ इस तरीके से रप्चर होने लगती है और ये वाला जो पोर्शन है ये बाहर को आने लगता है, मतलब ये बाहर निकल जाता है ओवरी से, और इसे ही हम ओव्यूलेशन कहते हैं। तो एक जब ये स्ट्रक्चर बाहर निकलता है तो हमें ये कुछ इस तरीके का दिखता है कि इसमें अंदर एक हमारे पास अभी होगा सेकेंडरी oocyte, उसके बाहर होगी हमारे पास ज़ोना पेलुसिडा, और ज़ोना पेलुसिडा के बाहर जो ये कुछ ग्रैनुलोसा सेल भी इसके साथ आ जाएंगे। वो क्योंकि थीका है तो एक रेगुलर फैशन में, स्फेरिकल फैशन में बाउंड नहीं है, वो ना कुछ इस कुछ इरेगुलर सी शेप में सराउंड करे हुए होंगे, ऐसे मतलब कांटों जैसी फीलिंग आएगी। बहुत ही इरेगुलर शेप में ग्रैनुलोसा सेल जो हैं इसे एक कांटों जैसी शेप में सराउंड किए हुए होंगे। दिख रहा है आपको ये कुछ ऐसा ऐसे कांटों जैसी शेप। तो ये हमें देखने पे ऐसा लगता है कि ओवम ने ताज पहन लिया, यानी ओवम का ताजपोशी हो गई। अब बात क्या है कि अंग्रेज़ों को तो ताजपोशी वर्ड आती नहीं, वो ताजपोशी को कहते हैं कोरोनेशन। और जो इस तरीके से ग्रैनुलोसा सेल की लेयर है जो ओवम का ताज बनी हुई है, इस लेयर को वो कहने लगते हैं कोरोना रेडियाटा। तो ये चीज़ क्या है? ये सेल है ऑफ कोरोना रेडियाटा लेयर का। कौन सी लेयर? कोरोना रेडियाटा लेयर का। और ये अब भी कौन सा सेल है? ये नेचर वाइज ग्रैनुलोसा ही सेल है, लेकिन क्योंकि अब ये एक स्पेसिफिक शेप दे रहा है स्ट्रक्चर को, एक अलग सा स्ट्रक्चर दे रहा है जो एक क्राउन जैसा दिख रहा है, और इस वजह से हम इसे कोरोना रेडियाटा कहते हैं। और ये अभी जो हमारे पास रेड कलर में है ये ज़ोना पेलुसिडा है। और मैं इसे थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा, ये जो मेम्ब्रेन है ये है मेम्ब्रेन सेकेंडरी oocyte की। अब जो सेकेंडरी oocyte की मेम्ब्रेन है इसका एक स्पेसिफिक नाम देते हैं साइंटिस्ट, जिसे हम कहते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन। क्योंकि आप जानते हैं साइंटिस्ट को नाम देने का कुछ शौक है अच्छा सा, वो चीज़ों को अलग अलग नाम देते हैं, इस वजह से उन्होंने इसका भी एक नाम दे दिया विटेलाइन मेम्ब्रेन। और जो ये आपको एक स्ट्रक्चर एक गैप जो दिख रहा है विटेलाइन मेम्ब्रेन इधर और ज़ोना पेलुसिडा के बीच में, ये जो दिख रहा है, हम इस जो गैप को कहते हैं पेरी विटेलाइन स्पेस। तो आप इतना समझ गए कि जो एक मैच्योर ओवम है, मतलब जो रिलीज़ हुआ है जिराफियन फॉलिकल के रप्चर से, उसमें 3 पार्ट हैं। सबसे पहला, उसमें 3 स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहला सेकेंडरी oocyte, दूसरा स्ट्रक्चर होता है उसमें ज़ोना पेलुसिडा, और एक गैप होता है जो सेकेंडरी oocyte और ज़ोना पेलुसिडा को सेपरेट करे हुए होता है, जिसे हम कहते हैं पेरी विटेलाइन स्पेस। और उसके बाहर होती है एक लेयर जिसे हम कहते हैं कोरोना रेडियाटा। तो हमने इतना सब पढ़ लिया, हम फॉलिकल का स्ट्रक्चर समझ गए, हम ओवम का फॉर्मेशन समझ गए, लेकिन एक बात अभी भी क्लियर नहीं हुई कि भले ही फॉलिकल बन चुके हैं, भले ही ओवम बन चुका है, लेकिन ये अभी भी सेकेंडरी oocyte है। ये अभी भी मेटाफेज 2 पे अरेस्टेड है। सेकेंडरी oocyte मेटाफेज 2 पे अरेस्टेड है, लेकिन ये अभी तक अपना एक जो क्या कहते हैं म्योसिस था वो कंप्लीट नहीं किया। तो कब करता है? तो ये आपको जान के हैरानी होगी कि जिस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस का म्योसिस अपने आप कंप्लीट हो जाता था, oogenesis में म्योसिस अपने आप कंप्लीट नहीं होता, उसे स्पर्म का एक स्पेशल टच चाहिए होता है। तो अब हम रोल ऑफ स्पर्म oogenesis में समझ लेते हैं। पहले इसे समझने के लिए हम इस डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं।
हाँ, अब ये थोड़ा बेटर समझ आएगा। होता क्या, जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नज़दीक होता है तो यहाँ पे ढेर सारे स्पर्म्स जो होते हैं वो रेस लगाते हुए ओवम की तरफ आ रहे होते हैं। एक स्पर्म ये आ रहा है, हो सकता है कि एक स्पर्म ये आ रहा है, ऐसे कई सारे स्पर्म आ रहे होते हैं, वो चारों तरफ से आ रहे होते हैं और अपने आप को इस ओवम को फर्टिलाइज़ करना चाहते हैं। पर दिक्कत क्या है, अगर एक से ज़्यादा स्पर्म फर्टिलाइज़ करेगा तो जो ज़ाइगोट की का जो हैप्लॉइड मतलब जो ज़ाइगोट का एक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो डिप्लॉयड होना है वो उतना ही रहेगा। हो सकता है ट्रिप्लॉइड हो जाए, हो सकता है हेक्साप्लॉइड हो जाए, जो कंडीशन पॉलीप्लॉइडी कहलाती है, और पॉलीप्लॉइड इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर पाते। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए जो ये बात इंश्योर कर दे कि ढेर सारे स्पर्म एंटर ना करें। अगर एक ओवम में एक से ज़्यादा स्पर्म एंटर हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम पॉलीस्पर्मी कहते हैं। और पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने के लिए होता क्या है, जिनमें सबसे नज़दीक स्पर्म होता है, जब वो इस ज़ोना पेलूसिडा को टच कर देता है, ठीक है, तो इसमें कुछ एक केमिकल चेंज इंट्रोड्यूस करता है। उससे होता क्या है कि ज़ोना पेलूसिडा जो लेयर होती है वो होता ये है, जब ये ज़ोना पेलूसिडा को टच करता है तो ये जो ओवम को एक सिग्नल मिल जाता है और वो एक ऐसा केमिकल रिलीज़ करती है जो इस स्पर्म को छोड़ के बाकी सारे स्पर्म को किल कर देता है। और जिस दौरान ये केमिकल रिलीज़ हो रहा होता है उतनी देर में जो ये स्पर्म होता है ये अपने अंदर जो लाइसोसोमल एंजाइम होता है उसके थ्रू इन जो मेम्ब्रेन है इसे ब्लॉक करते हुए यहाँ पे एंटर करने लगता है। तो जैसे ही स्पर्म यहाँ पे साइटोप्लाज्म में रीच करता है, मतलब ये वाला स्पर्म जिस टाइम पे साइटोप्लाज्म में रीच करेगा, लेट सपोज वो यहाँ पहुँच गया, उसी टाइम सिग्नल मिल जाता है सेकेंडरी ओसाइट को, और वो इस टाइम पे अपना जो सेकंड मियोसिस है तब कंप्लीट करती है और एकदम ओटिड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन मान लीजिए ओटिड का फॉर्मेशन अब हुआ और स्पर्म तब तक यहाँ आ गया था, और बस कुछ सेकंडों की बात होती है कि ओटिड का फॉर्मेशन होते ही स्पर्म फर्टिलाइज कर देता है और ज़ाइगोट बन जाता है। इस वजह से ओटिड एक बहुत देर तक नहीं रुक पाता और ज़ाइगोट एकदम बन जाता है। इसीलिए हम ह्यूमन कैरेक्टर में ओवम एक फुल्ली हैप्लॉइड एग को नहीं डिस्क्राइब करते जो ऊटेड है, हम यहाँ पे सेकेंडरी ओसाइट को ओवम के तौर पे लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ऑब्जर्वेबल टाइम के लिए रहता है। हमने इसका स्ट्रक्चर वगैरह एक्सटेंसिवली पढ़ लिया, लेकिन हम वो चीज़ उसके साथ नहीं कर सकते ऊटेड के, क्योंकि वो इसका बहुत ही शॉर्ट लाइफ स्पैन है। चलें, तो इसी के साथ इसे थोड़ा नोट्स की तरह बना लेते हैं। तो होता ये है कि जब स्पर्म इंड्यूस करता है चेन ज़ोना पेलूसिडा में, इसलिए ताकि दूसरे स्पर्म की एंट्री ब्लॉक हो जाए। और उसके बाद क्या होता है कि जो स्पर्म से एक्रोसोम होता है, स्पर्म का पार्ट एक्रोसोम होता है, उसके एक्रोसोमल एंजाइम डाइजेस्ट करते हैं ज़ोना पेलूसिडा को। फिर क्या होता है, स्पर्म साइटोप्लाज्म में एंटर करता है और मियोसिस 2 कंप्लीट होता है। ऊटिड फॉर्म होता है, बट ऊटिड इमीडिएटली फर्टिलाइज हो जाता है और एक डिप्लॉयड ज़ाइगोट फॉर्म हो जाता है। तो आई होप आपको oogenesis का प्रोसेस समझ आया होगा। आप चाहें तो वीडियो को यहीं पॉज कर सकते हैं या एंड कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो का कॉन्सेप्चुअल पार्ट ख़त्म हो चुका है। लेकिन इसके बाद भी क्योंकि ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स था और बहुत सी टर्मिनोलॉजीज़ आई हैं, मैं एक बार एक क्विक रिवीजन कराना चाहता हूँ जो हमने टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना रहें। तो इन टर्मिनोलॉजीज़ को पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम अपने नॉलेज के बेसिस पे इनका जो डीएनए कंटेंट और प्लॉइडी थी उसे रिकॉल करेंगे। तो सबसे पहले oogonia हमने पढ़ा था, ये डिप्लॉयड बॉडी सेल है, इसमें उनकी जो प्लॉइडी है वो डिप्लॉयड है और कंटेंट 2C होगा। जो प्राइमरी oocyte है, जब वो स्टार्टिंग में बनते हैं तो उनकी प्लॉइडी सेम होती है oogonia की तरह, लेकिन जब वो प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाते हैं तो उनमें डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये तब का है जब ये स्टार्ट हो रहे हैं और ये कब का है जब अरेस्टेड है ये। और सेकेंडरी oocyte क्योंकि प्रोडक्ट होता है मियोसिस 1 का, इसमें डीएनए कंटेंट तो हाफ हो गया होता है, पर जो इसका क्रोमोसोम नंबर तो हाफ हो गया होता है, पर डीएनए कंटेंट अब भी oogonia जितना ही रहता है। ओवम क्योंकि सेकेंडरी oocyte ही है, इसीलिए इसका डीएनए कंटेंट भी उतना ही रहेगा जितना सेकेंडरी oocyte का था। और ऊटिड असल में असली हैप्लॉइड सेल होता है। इसके बाद इनके बारे में एक दो लाइन जो हम इंपॉर्टेंट है वो याद रखते हैं। oogonia के ऊपर हमें याद रखने वाली बात है कि एक गैमीट मदर सेल है, और इनके बारे में ये बात भी याद रखनी है, ये अपने आप को मेंटेन रखते हैं
by mitosis, but only before birth. जब एक बार इनकी बर्थ हो जाती है तो कोई फर्दर ओगोनिया ऐड नहीं होते। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। ये अपने आप को मेंटेन करते हैं बर्थ से पहले, बर्थ के बाद ये अपने आप को फर्दर ऐड ऑन नहीं करते ओगोनिया के नंबर में। सेम फॉर प्राइमरी oocyte, ये वो ओगोनिया है जो इनिशिएट कर लेते हैं मियोसिस 1 को, लेकिन अरेस्टेड हो जाते हैं प्रोफेज 1 में। सेकेंडरी oocyte क्या है? ये प्रोडक्ट हैं मियोसिस 1 के, और ये अरेस्ट हो जाते हैं मेटाफेज 2 में। ओवम वो सेकेंडरी oocyte है जो एक जोना पेलूसिडा और कुछ ग्रैनुलोसा सेल यानी कि कोरोना रेडियाटा के साथ एस्केप कर चुका होता है ग्राफियन फॉलिकल से, बाय प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। और ऊटेड हैप्लॉइड ओवम होता है। ये प्रोड्यूस कब होता है? जब मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है सेकेंडरी oocyte के द्वारा। और ये सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 कंप्लीट क्यों करता है? क्योंकि स्पर्म कुछ ऐसा उसके अंदर मैजिकल टच इंट्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं और वो तब जाके अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करता है। इसके बाद बस हमें एक फॉलिकल्स की टर्मिनोलॉजीज में थोड़ा सा और डिफरेंशिएशन करना है और ये वीडियो एंड होने वाली है। तो सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल था जिसमें प्राइमरी oocyte होता था और फ्यू ग्रैनुलोसा सेल्स होते थे। और कुछ फ्यू ग्रैनुलोसा सेल्स होते थे। इसके अलावा एक बात जो और आपको याद रखनी है वो ये होती है कि बिफोर बर्थ अबाउट 100 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, बट टिल प्यूबर्टी 60,000 से 80,000 ही सर्वाइव कर पाते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी फॉलिकल, ये था हमारे पास प्राइमरी oocyte और थीका जो कि सिंगल लेयर थी। और जो टर्शियरी फॉलिकल था उसमें होता है प्राइमरी oocyte और डबल लेयर थीका और एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसे हम कहते हैं एंट्रम। हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल जो कि एक उसमें होता है सेकेंडरी oocyte। इसका मतलब ये टर्शियरी फॉलिकल के दौरान ही प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 कंप्लीट कर लेता है और सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंडरी oocyte होता है और ये एक जोना पेलूसिडा को फॉर्म करता है। और जो जोना पेलूसिडा होती है और ये याद रखना है कि ये भी याद रखना है कि जो ग्राफियन फॉलिकल होते हैं रप्चर करते हैं, एंट्रम ब्लीड करता है, सेकेंडरी oocyte escapes ovary as ovum।